फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, और ये इस तरह से दिया हुआ है, देखो एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर सच दैट वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले काम करते हैं, फटाफट से इसका रफ स्केच बनाते हैं। अच्छी बात ध्यान से सुनो, ये जो इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये इनइक्वालिटी है इसके अंदर, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इनइक्वालिटी का साइन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनइक्वालिटी को हटा के पहले इसको इक्वल मार्क करना है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कर्व है क्या। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन रहा है, अगर हम इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव कर दें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये एक पैराबोला होता है जो अपवर्ड्स होता है। ये ऐसे बनता है ना पैराबोला, ये आपका ये ऐसे वाला पैराबोला बन गया। ठीक है। उसके बाद y इक्वल टू मॉड एक्स, y इक्वल टू जो मॉड एक्स है बेसिकली ये एक वी शेप की लाइन होती है। मैं आपको इसका थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ। ये लाइन कैसी होती है, देखो ये आपकी लाइन कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ ओरिजिन से लाइन ड्रॉ नहीं हुई, ये एक इधर और बिल्कुल सेम एक इधर। ये वी शेप कैसे मेरे पता चली मेरे को कि जीरो पे आएगी। देखो ये कैसे बनानी है वी शेप लाइन, जैसे मॉड के अंदर x है तो आप इसको जीरो से इक्वेट करो, x की वैल्यू जीरो हो गई। अब x की वैल्यू जीरो पे अपना पेन रखो, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, और यहाँ से दो रे निकाल के ले जाओ। एक डायरेक्शन पॉजिटिव में जाएगी और एक जाएगी नेगेटिव डायरेक्शन में। जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है उसकी इक्वेशन लिखो y इक्वल टू एक्स, और जिसकी डायरेक्शन माइनस में है उसको लिखो y इक्वल टू माइनस एक्स। और दोनों साइड से जो एरिया बाउंड किया, अब देखो आप कहोगे इस इनइक्वालिटी का रोल क्या था, ये इनइक्वालिटी का रोल, ये जो इनइक्वालिटी होती है ना ये हमको बताती है कि आपकी जो फिगर है उसके इनसाइड का एरिया है या आउटसाइड का एरिया है। वैसे तो कॉमन सेंस लगाओ, इस पैराबोला के आउटसाइड मतलब कि ये वाला जहां मैंने क्रॉस लगाया ये वाला एरिया है, और इनसाइड मतलब ये वाला एरिया जहां मैंने टिक लगाया। तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में तो आउटसाइड जो एरिया जहां मैंने क्रॉस लगाए हैं वो तो अनबाउंडेड है, बहुत सारा एरिया बन रहा है वो तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर भी आपको चेक करना हो तो कैसे चेक करना, जैसे वाई एक्सिस का कोई पॉइंट ले लिया फॉर एग्जाम्पल 0 2, ये रफ पेपर में ले लिया हमने। अब हमने इस इनइक्वालिटी में y को 2 रखा और x को 0 रखा, और आप देखो ये कंडीशन ट्रू आ रही है, 2 0 से बड़ा होता है तो इसका मतलब पैराबोला का इनसाइड का एरिया है। और अगर ये फॉल्स हो जाती तो पैराबोला का आउटसाइड का एरिया है। सिर्फ इतना करना होता है। तो इनइक्वालिटी बस आपको ये बताती है कि कौन सा एरिया लेना है, इनसाइड या आउटसाइड। तो ये वाला एरिया हो गया, ये मैंने रेड कलर से शेड कर दिया है। अब आप बताओ तो मेरे को इसमें अगला काम क्या होगा, ये एरिया दोनों साइड से इक्वल होगा, फिगर में इक्वल नजर नहीं आ रहा है लेकिन सिमेट्रिकल होगा। अगला काम बताओ तो जल्दी से, किसी को मालूम है तो। सर पॉइंट्स निकालेंगे। यस, ये पॉइंट यहाँ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो आप दोनों जगह से, ये आपको पॉइंट निकालने के मार्क्स मिलेंगे। उसके लिए आप क्या करोगे, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू ये वाली लाइन प्लस एक्स वाली, y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है। तो दोनों y की वैल्यू को इक्वेट कर दिया, x की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1 0 हो गया, ये वाला निकालने की जरूरत नहीं है, ये -1 0 हो जाएगा। हम राइट हैंड साइड का एरिया निकाल के उसको डबल कर देंगे बस। अब आप में से कोई बच्चा मेरे को बता दो सिद्धांत के अलावा एरिया कैसे बनेगा, मतलब इंटीग्रल बनाना है मेरे को अभी, वो इंटीग्रल कैसे बनाऊं। लाइन का एरिया माइनस कर। बिल्कुल सही, लाइन का एरिया उसमें से माइनस कर देते हैं पैराबोला का एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया होगा। एक इंटीग्रेशन बना लेते हैं 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। लाइन का एरिया y इक्वल टू एक्स माइनस पैराबोला का एरिया एक्स स्क्वायर, ये लाइन हो गई, ये माइनस पैराबोला हो गया dx हो गया, और इस एरिया को ट्वाइस कर देना, क्योंकि आप राइट हैंड साइड का एरिया निकाल रहे हो, आपको दोनों साइड का चाहिए। तो ये इंटीग्रेशन आप फटाफट से कर लो, छोटा सा ये। 0 to 1 x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स मल्टीप्लाई 2। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे लोअर 0 अपर 1। हो गया। और मल्टीप्लाई 2 कर देना, आंसर 1/6 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया है
क्योंकि टू दोनों मल्टीप्लाई साइड करके 1/3। हाँ 1/3 आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर 1/3 हो गया 2 मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। थोड़ा बहुत रह गया तो भी कर लेना, मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है मिसलेनियस का ही, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें एरिया बाउंडेड बाय द कर्व लिख लो, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब कॉमा एक्स एक्सिस और एंड द ऑर्डिनेट्स ऑर्डिनेट्स हैं x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ये पैराबोला तो नहीं है क्योंकि y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब एक खास तरह का कर्व होता है। इसको देखो कैसे ड्रॉ करना है आपने, ये एक्स एक्सिस y एक्सिस हो गए, इसको आप फ्री हैंड से ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये ऐसे जाता है, ओरिजिन से जाएगा और फिर एक मिनट, तो अच्छा सा नहीं बना, दोबारा बनाता है। सर इलिप्स तो आ रहा है ना? क्या चीज? सर इलिप्स। हाँ इलिप्स आएगा ना, डबल फिगर नहीं आएंगी। जैसे इलिप्स के साथ कोई और फिगर लाइन आ सकती है, पैराबोला के साथ लाइन आ सकती है, पैराबोला के साथ सर्कल नहीं आएगा। एक मिनट, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ पा रही है इस कर्व की। ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा रफ बना दिया मैंने भी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये ऐसे जाता है और इन्फिनिटी की तरफ निकल जाता है। ये इसका 0 पॉइंट है। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है और इधर ये आपकी x एक्सिस है। और x एक्सिस तो पहले से ड्रॉ कर दी हमने, अब ऑर्डिनेट्स ड्रॉ करो। एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे -2 पे और एक ड्रॉ करेंगे 1 पे। ये अंदाजे से मान लेते हैं -2 है। ठीक है, और एक लाइन 1 पे यहाँ मान लेते हैं। ये मार्क कर दो आप यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू -2 लाइन है ये, और ये लाइन x इज इक्वल्स टू 1 है। अब एरिया फटाफट से शेड कर दो जो निकालना है। एरिया आपका ये वाला हो गया, एक ये हो गया x एक्सिस के नीचे, और एक ये थोड़ा सा ऊपर भी है x एक्सिस के। सिमेट्रिकल नहीं है देखो भाई, तो आपको दोनों एरिया के दो इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे इसके अंदर। सिमेट्रिकल फिगर होती तो एक ही लगा के इंटू 2 कर देते, एक छोटा एक बड़ा है। तो फटाफट से बता दो एरिया का इंटीग्रल कैसे बनेगा, बस ये बता दो। नीचे वाला एरिया चाहिए मान लो मेरे को, ये -2 से 0 तक जा रहा है, इसका बता दो इंटीग्रल कैसे बनाओगे। एनीबॉडी? ये जो एरिया बिलो एक्स एक्सिस दिख रहा है, ये वाला इंटीग्रल कैसे बनेगा? बिलो एक्स एक्सिस एरिया, तो इंटीग्रेशन 0 से -2 बस -2 लोअर अपर 0, और बस कर्व का इंटीग्रेशन। लेकिन बस मुझे जो बात बतानी है इस क्वेश्चन के थ्रू वो ये है, माइनस। हाँ ये एरिया ना आपका नेगेटिव आ जाएगा। हाँ एक्स क्यूब में लिमिट्स आएंगे महेश, ठीक है। ये एरिया ना नेगेटिव आ जाएगा अगर आपने इसको या तो मॉडुलस में नहीं रखा या इसका साइन चेंज नहीं किया। तो ध्यान रखना, जो एरिया आप एक्स एक्सिस के नीचे निकालते हो उसका इंटीग्रल आपने बना लिया, आप इसको इंटीग्रेट भी करोगे, आप चेक करोगे इसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो आपको क्या करना है, इसलिए या तो आप इसको ऐसे मॉडुलस में शो कर देना, टीचर समझ जाएंगे, बच्चों को मालूम है कि एरिया नेगेटिव आने वाला है, सिर्फ इतना एरिया। और उसमें प्लस कर देंगे एक और इंटीग्रल, ये छोटा सा जो एरिया बन रहा है उसमें 0 to 1 आ जाएगा, और एक्स क्यूब उसमें भी आएगा। बस इसको मॉडल्स में रहने देना अभी, और इंटीग्रेशन कर देना एक्स क्यूब का। x4/4, लोअर लिमिट आपकी है -2, अपर लिमिट 0। इसको मॉडल्स में रहने देना और इसका सिंपल हो जाएगा x4/4, इसमें लिमिट डाल देना, बस सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन आने के चांस क्यों है, क्योंकि 4 मार्क्स की वेटेज है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं डालेंगे इसमें। ये आएगा 0 माइनस -2⁴, 16/4 मॉडल्स में रहेगा, और ये आ जाएगा 1/4 -0। अब देखो -16/4 का मॉडल्स 16/4 हो जाएगा प्लस 1/4, आंसर हो गया 17/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर हो गया, क्योंकि 4 मार्क्स में ना बहुत हाई कैलकुलेशन नहीं देंगे ये, जिसमें टाइम लगे बच्चे का। डन? यस सर। डन, आगे चलें।
Yes, sir. भाई एक ही बच्चे से रिस्पॉन्स आ रहा है, मनीष ने सिद्धांत से, महेश ने यस सर बोला है, मैं आगे चल रहा हूँ इसलिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 17 है मिसलेनियस का। इसका कर्व लिख लो, y इज इक्वल्स टू x mod x, x एक्सिस और ऑर्डिनेट्स हैं x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1, ये ऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये वाला कर्व देखो, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है, देखो। तो पहले इसका x और y एक्सिस बना लो। अब यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा पेपर पे दिखाना है जरा, ये x mod x में दो कंडीशन है। देखो x से प्रॉब्लम नहीं है हमें, ये x तो x है ही। ये जो mod x है, एक बार इसको पॉजिटिव x लेना है, और ये जो mod x है, एक बार इसको नेगेटिव x लेना है। पॉजिटिव कब लेना है? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और नेगेटिव लेना है जब आपका x लेस देन 0 है। ठीक है, ये दिखाना पड़ेगा आपको। तो एक हो जाएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। कंडीशन ये लिख के रखनी है आपको, ये ऐसे दिखाना है। अब हम बात करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा जाए तो पैराबोला हो गया ये वाला। देखो, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो ये ऐसे हो गया पैराबोला, ये वाला ऐसे हो गया। और अगर मैं y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लूं तो ये भी पैराबोला हो गया, ये डाउनवर्ड्स वाला हो गया। देखो ऐसे वाला जो होता है। अगर बच्चे ने ऐसे बना दी फिगर, दोनों पैराबोला बना दिए, तो ये कट जाएगा। क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला कब है? जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो आपको इसलिए अपने पैराबोला का ये वाला हिस्सा रफ करना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कब लेना है? जब x नेगेटिव हो। तो x नेगेटिव जब जाएगा तो पैराबोला का ये वाला हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा, ये वाला। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाली जो इक्वेशन होगी, ये होगी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाला है, जब x आपका नेगेटिव डायरेक्शन लेगा, ये वाली। और ये वाला जो कर्व जा रहा है, ये y इज इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला है, जब x आपका पॉजिटिव है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। और सर इसका ऑर्डिनेट्स बड़े कर्व भी सिंपल है, पिछले एक क्वेश्चन -1 में पे मिला ड्रॉ था। करते हैं लाइन, एक +1 पे ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई -1 पे, और ये हो गई +1 पे। और एरिया को अंदर से शेड कर देते हैं। देखो, क्या ये एरिया सिमेट्रिकल है? मतलब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि डबल कर ले निकाल के, या दोनों निकालने जरूरी है? फिर डबल कर सकते हैं। सिमेट्रिकल है। बताओ जी, क्या ये एरिया सिमेट्रिकल है या फिर दोनों ही डबल कर निकालने सकते पड़ेंगे? ये 1 है और ये -1 है। सिमेट्रिकल है, करेक्ट। सौम्य और महेश का आंसर है सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो भाई एक एरिया बना लो, 0 to 1, ये ले लो ऊपर वाला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सिर्फ इतना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इस इंटीग्रल को ट्वाइस दिखा दो, दैट्स ऑल। एरिया सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा छोटा सा इंटीग्रेशन। नहीं, मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं दूसरा ईयरफोन लगाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस हैं। सर। यस सर। चलो कोई बात नहीं। तो आगे चलूं मैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो आगे चलूं। यस सर। यस सर।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। मेरी वॉइस आ रही है? Yes, sir. अब मेरी वॉइस आ रही है? सौम्य ने जैसे लिखा है सबको आ रही है? Yes, sir. मेरे को रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा कोई, मैं कैसे आगे चलूंगा? ओके ठीक है ब्रिस्ना। देखो भाई तो ठीक है महेश, ठीक है। इलिप्स कैसे बनाना है? देखो एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है ना, और अब मेरे को तुम लोगों की वॉइस नहीं आ रही, क्या चक्कर क्या हो रहा है आज? एक मिनट रुको जरा। मैंने अब रिकॉर्ड में वो जूम में ठीक किया है, एक बार चेक करना मेरी वॉइस आ रही है दोबारा से? यस सर। ओके अब मेरे को आई आपकी आवाज। देखो एक्स स्क्वायर के नीचे 9 है, वाई स्क्वायर के नीचे 4 है, तो 9 हो गया आपका 3 का स्क्वायर और 4 हो गया आपके 2 का स्क्वायर। तो वाई एक्सिस पे ये 2 यूनिट्स ऊपर और 2 यूनिट्स नीचे जाएगा इलिप्स, और एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर जाएगा। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पे इसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो पहले रफ बना लेते हैं, बाद में पॉइंट्स प्लॉट कर लेंगे इस तरह से। ये आपका इलिप्स हो गया, अंडाकार शेप मतलब मान लो आप ये ऐसे एलिप्स हो गया है आपका, चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल फिगर होती है। अब यहाँ पे मार्क कर दो, ये 3 0, ये 0 2, ये -3 0, और ये 0 -2। ये आपका एलिप्स बन गया। अब आपको लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर हम x को 0 पुट कर लें तो y2 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ से जाएगी लाइन, और अगर हम y को 0 पुट कर लें तो x3 आएगा, दैट मीन्स यहाँ इलिप्स के दोनों कॉर्नर से आपकी लाइन निकल के जाएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन ने बोला है हमें स्मॉलर रीजन लेना है। स्मॉलर रीजन तो भाई इलिप्स का ये वाला है, ये एरिया शेड कर दिया हमने बस। अब इसका इंटीग्रल बनाते हैं। देखो एरिया इज इक्वल्स टू इलिप्स माइनस लाइन करूं या लाइन माइनस इलिप्स करूं, बोलो? इलिप्स Yes, माइनस। sir. इलिप्स माइनस। एरिया का लिमिट देखो 0 to 3, इलिप्स में से y की वैल्यू चाहिए होगी, इस वैल्यू को ना परमानेंट याद करो, तो मैं लिखवा देता हूँ एक्स 2 स्क्वायर minus स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है ना, तो आपका टाइम बच जाएगा। इसमें से y की वैल्यू आप परमानेंट याद करो, ये होती है b अपॉन ए। b पहले y की वैल्यू है देखो ऊपर, और नीचे a की वैल्यू, और यहाँ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं y की वैल्यू देखो यहाँ पुट करूंगा, मेरा b है 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2/3, ये b अपॉन ए हो गया। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर है मेरा ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये मेरे इलिप्स का अंडर का एरिया हो गया। उसमें से माइनस कर देते हैं लाइन के अंडर का एरिया, सेम लिमिट 0 to 3, और इसमें से y की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, एलसीएम वगैरह लेके निकाल लेना। ये आ जाएगी 2/3 ब्रैकेट 3 माइनस एक्स आ जाएगी। ठीक है, ये तो आप सिंपल तरीके से निकाल लेना। और अब आप इसमें अपना वही वाला फॉर्मूला पुट कर देना, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, और ये 2/3 आप यहाँ से बाहर रख लेना। फटाफट से इसको इंटीग्रेट करके चेक कर लो। ये वैल्यू आप नोट कर लेना इलिप्स के केस में।
फिर मैं वेट कर रहा हूँ, अगर आप बोलोगे हो गया तो मैं आगे चलूंगा, कर लोगे तो बता देना, मैं आगे चल देता हूँ। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूला ढंग से लगाना है, याद होना चाहिए, और लिमिट ढंग से पुट करनी है। ऊपर का क्वेश्चन रब कर दिया है। और इंटीग्रेशन रिवाइज करोगे तो मेरी वाली कॉपी से करना, बाहर से क्वेश्चन आने का बिल्कुल चांस नहीं है। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इंटीग्रेशन के। ये 2/3 आगे फॉर्मूला होता है x अपॉन 2 अंडर रूट से, फिर होता है प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 यानी 3 स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इसमें लिमिट रखनी है 0 to 3 माइनस, फिर ये 2/3 से, इधर तो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा, मैं अलग अलग कर दिया है, 3 का 3x, x का x स्क्वायर अपॉन 2, एक साथ भी कर सकते थे जैसे कल कर भी रहे थे एक साथ। ठीक है, अब आप इसको लिमिट पुट करना शुरू कर दो। 3/2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 0 प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू 5/2 माइनस, फिर 0 पुट करोगे 0 और साइन इनवर्स भी 0, लोअर लिमिट सारी 0 हो गई, इसमें पुट कर दो बस। यहाँ पे 3 इंटू 3 9 माइनस 9/2, और जब माइनस 0 पुट करोगे तो लोअर लिमिट इसकी भी 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेना हो जाएगा। मैं चलूँ आगे, सॉल्व कर दिया Yes, sir. मैंने काफी सारा। Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर रहे हैं बस, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा रहा हूँ आज ही। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो आप। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by the parabola, enclosed by parabola, पैराबोला है सिंपल वाला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, कॉमा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये एक लाइन हो गई सिंपल, और एक्स एक्सिस भी बोला है इसमें, एंड द एक्स एक्सिस। तो पहला फटाफट से तीनों चीजें ड्रॉ कर दो, एक्स एक्सिस, पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन, जल्दी से जरा। एक्स एक्सिस तो ड्रॉ हो ही जाती है ऑटोमेटिकली जब आप बनाते हो। एक्स एक्सिस तो बन गई है, वाई एक्सिस बन गई है, ठीक है, ओरिजिन मार्क करना है आपको। पैराबोला देख लो कौन सा वाला है, जल्दी से ड्रॉ कर लो, खुद ही ड्रॉ कर लो ये तो। The y-axis. हाँ, ये वाई एक्सिस पे इसकी एक्सिस होगी, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस बोल सकते हो, ओरिजिन को अपना वर्टेक्स बनाएगा, ठीक है, ओरिजिन वाला पैराबोला ही आएगा वैसे तो, और ये कुछ ऐसे चला जाएगा। अब ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें काम करते हैं, x को 0 पुट करेंगे तो y पे 2 पे मिलेगी लाइन, और यहाँ लिख लेते हैं, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो y को 2 पे मिलेगी, और अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x को -2 पे मिलेगी लाइन। तो -2 यहाँ मान लो अंदाजे से, ये -2 है, ये +2 है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ले जाओ, ये चली गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। अब आप बस ये बता दो एरिया लेना कौन सा है, ये सब तो ठीक है, ये इसकी इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, ये पैराबोला की भी लिख देते हैं, चलो एरिया बता दो बस। एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ कर रखी है पहले से, एरिया कौन सा लूं? So line minus parabola. कौन सा वाला? और ये जो -2 के थोड़ा सा बाद जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है Sir. वहां से लेकर अगले। यस, इसमें ना एरिया देखो ये वाला लेना होगा, ये वाला एरिया होगा। अगर वो एक्स एक्सिस हटा दे क्वेश्चन से, ये वर्ड हटा दे एक्स एक्सिस, बस लाइन ने पैराबोला का एरिया जो बाउंड किया तो ये अंदर का हो जाता, लाइन पैराबोला का इतना एरिया बाउंड करती है, लेकिन ये कह रहे हैं 3 चीजों से एरिया घिरा हुआ होना चाहिए, एक्स एक्सिस से, लाइन से और पैराबोला से। तो देखो पैराबोला की बाउंड्री आ गई इसमें, ये रही, लाइन की भी बाउंड्री आ गई और एक्स एक्सिस की भी बाउंड्री आ गई। तो इसलिए ज्यादातर बच्चे इसमें बीच का एरिया शेड कराते हैं तो गलत हो जाता है। हमने क्वेश्चन कल लास्ट क्लास में किया था हमने। हाँ, सेकंड पॉइंट वाला ठीक है, श्वेत दास के नाम से बताने किसने ज्वाइन किया है। ओके, अब यहाँ से ना एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप करो, लाइन जहाँ पे कट कर रही है ना पैराबोला को, और ये वाला पॉइंट फटाफट से निकालो, क्योंकि बिना इस पॉइंट के आपका इंटीग्रेशन शुरू नहीं हो सकता।
ये -1,0 आ रहा है भाई, ये सॉल्व करके दिखाना है, महेश ने -1,0 निकाला है, ये आपको फेयर में दिखाना है, बड़ा सिंपल है। ये जो y की वैल्यू x+2 है, इसको पैराबोला की इक्वेशन में रख दो यहाँ पे ना, तो x² = x+2 हो जाएगा। फिर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा दो इस तरह से, और फिर इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से निकाल दो। तो एक तो वैल्यू x की 2 आ रही है, वो तो ये हो नहीं सकती, वो तो पॉजिटिव वाली है, वो तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर, तो y की 2, हमारी तो -1 है ना, तो ये -1 यहाँ पे प्लॉट करो। अब अपने एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करो, फटाफट से 2 इंटीग्रल बोलो मेरे को। आपके इस छोटे से एरिया को 2 पार्ट अपने अंडर में ले रहे हैं, क्योंकि एरिया, पूरा एरिया किसी एक कर्व के अंडर में नहीं आता, ये 2 कर्व के अंडर में आ रहा है। सर लाइन का एरिया प्लस पैराबोला का एरिया। हाँ देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये वाला, ये लाइन के अंडर में है, तो इसकी लिमिट है -2 to -1, और लाइन के अंडर में है तो लाइन की इक्वेशन है y = x+2। एक ये इंटीग्रल बनेगा, और एक और छोटा सा पीस है, वो भी हमें इसमें ऐड करना है, वो -1 से 0 का इंटीग्रल बनेगा, और वो एरिया भी आपका पैराबोला के अंडर में आ रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन है y = x² dx। ये दोनों इंटीग्रल आपको ऐड करने हैं, तब आपका फाइनल आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन मिसिंग, इसका 10th है। जनरली बच्चे इसमें एरिया रॉन्ग ले लेते हैं जनरली। ये आप इंटीग्रल ना अपने आप सॉल्व कर लेना, इसको ऐसे लिख लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब x+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 वाला इंटीग्रल ऐसे कर लेना, ठीक है। इसमें लिमिट पुट करना आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट ले लेना -2 और -1, और इसका तो सिंपल हो ही जाएगा x³ अपॉन 3, और इसमें लिमिट आ जाएगी लोअर -1 अपर 0। कर लेंगे सॉल्व। Yes, sir. ठीक है, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा देखो सारा रिवाइज करवा दिया एरिया, फिर भी आप ना पुरानी कॉपी से रिवीजन करना, क्योंकि उसमें हमने बहुत क्वेश्चंस किए हुए हैं, आरडी के भी हैं उसमें, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलेगा उसके अंदर आपको, और एग्जाम्पलर के भी है, तो उस कॉपी से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। रिवीजन हमारा हो गया एक तरह से, बस आपको थोड़ा सा एक बार खुद देखना होगा इसको। तो मैं नेक्स्ट आपको वेक्टर्स के पहले मैं आपको ना सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ, फटाफट से नोट कर लो अगर नोट नहीं है। हाँ बोलो, सर उसमें मॉड लेंगे ना? क्या चीज बेटा? सर वो नेगेटिव साइड वाला एरिया ले तो मॉड नहीं लेंगे? नहीं, हमारा नेगेटिव साइड पे तो है, लेकिन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हम मॉड कब लेते हैं, जब एरिया ना बिलो एक्स एक्सिस चला जाए। ये जो एरिया है ये एक्स एक्सिस के अभी भी अप ऊपर की डायरेक्शन में है, देखो सारा। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपना भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। हाँ, अगर ये एरिया मान लो जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, आपका एरिया कुछ ऐसे है, जैसे ये आपको एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, मान लो अब ये एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है एरिया, तो आपको इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, अगर आपका एरिया एक्स एक्सिस के नीचे जाएगा, ओके सर। ठीक है, अदरवाइज मॉड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके जी, मैं फटाफट से सारे, हाँ बोलो। सर आप केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दोगे ना? ये देखो आपका ये बचा एक वेक्टर बचा, एक 3D बचा, और एक प्रोबेबिलिटी, ये खत्म कर लो, फिर मैं सैंपल पर पूरे पूरे सॉल्व करवाऊंगा। ओके केस स्टडी भी आ जाएगी ना फिर, और मैं आपको कुछ केस स्टडी क्वेश्चन आज दे भी दूंगा, वो भी ट्राई करके देखना, आज अभी दे दूंगा मैं आपको थोड़ी देर में। यस सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो इसके फॉर्मूलेस लिखते हैं, फटाफट से रिकैप करते हैं। दो वेक्टर के बीच में अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट से शो करते हैं, ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसमें जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो थीटा इन दोनों के बीच में एंगल होना चाहिए, ये एंगल होगा थीटा। अच्छा, यहीं से अगर आपको कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये लगा देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। उसके बाद सेकंड होता है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, या बी और ए का डॉट प्रोडक्ट एक ही बात होती है। उसके बाद नेक्स्ट होता है, अगर आप ए और ए का डॉट निकालोगे तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद होता है, अगर आपका ए डॉट बी 0 आ रहा है तो कंक्लूजन ये निकल सकता है ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर वेक्टर है, और वाइस वर्सा। अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट 0 होगा, डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर होगा।
इसके अलावा i डॉट आई या j डॉट जे या k डॉट के आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 यूज करते हैं। ठीक है, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा ना दोबारा से। इसके अलावा i डॉट जे, j डॉट के या k डॉट आई में से कुछ भी निकालेंगे तो ये हमेशा 0 लिखेंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। इसका क्वेश्चन हाईली एक्सपेक्टेड होता है, 1 मार्क में पूछते हैं। लेकिन इसको a और b का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक एंटिटीज याद रखनी है, जैसे a प्लस बी वैक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर। ये डायरेक्ट यूज कर लेना आप एग्जाम में, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। फिर a माइनस b मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। और एक ये भी यूज कर सकते हैं हम, a प्लस b प्लस c मॉड का होल स्क्वायर इज मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2ab 2a डॉट b that twice common area प्लस b डॉट c प्लस c डॉट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, छोटे मोटे को जाएगा देख लेंगे हम। आप लोग नोट कर रहे हो क्या? बता देना मेरे को अगर नोट कर लो तो। So noted. ओके, एंड हम इसके भी कर लेते हैं साथ साथ, फिर क्वेश्चन मिक्स करेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। जब आप दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन लगाते हो तो ये एक क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है, और इसकी वैल्यू होती है मॉड ए मॉड बी। यहाँ पे आएगा साइन थीटा, और इतनी वैल्यू के साथ आपका एक एन कैप भी आता है। एन कैप एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। जैसे कुछ ये हो गए, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे होता है। ये आपका एन कैप वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ये आपका ए वेक्टर हो गया, और ये आपका बी वेक्टर हो गया, और ये इनके बीच में एंगल थीटा हो गया। अच्छा, अब लेकिन अगर हम, वैसे तो इसका किसी क्वेश्चन में यूज करते नहीं है, लेकिन अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि तो स्केलर क्वांटिटी है और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। जनरली इसको यूज किया जाता है क्वेश्चंस में। और अब बाकी सारे लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। ए क्रॉस ए हमेशा 0 आएगा। अगर ए क्रॉस बी 0 आ जाए तो कंक्लूजन ये होता है या तो ये वेक्टर आपस में पैरेलल है, या फिर ए एंड बी कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। इसके अलावा आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे या के क्रॉस के, कोई भी सेम क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप आई क्रॉस जे निकाल रहे हो तो के हो जाता है, जे क्रॉस के निकालते हो तो आई हो जाता है, एंड के क्रॉस आई जे हो जाता है। इसको मैंने एक सर्कल से बताया था, इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो आप। जैसे ये सर्कल है तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 3 एरो लगा लो, आई जे के। ठीक है, अभी देखो यहाँ से चलते हैं। अगर आई क्रॉस जे करोगे तो के लिखोगे, जे क्रॉस के करोगे तो आगे वाला आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करोगे तो जे। उल्टा चलते हो, मान लो आपने कहा मेरे को जे क्रॉस आई निकालना है, तो जे क्रॉस आई हो जाएगा फिर आपका माइनस के। तो क्रॉस में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो सर्कल बना लिया कहीं रफ पेपर में। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज है। ए क्रॉस बी निकालने का जो बेस्ट वे होता है, अगर ये आई जे के कंपोनेंट्स में है तो डिटरमिनेंट की हेल्प से निकाला करो, इजी रहता है। डिटरमिनेंट बनाया, डिटरमिनेंट के अंदर क्या करना है आपको, फर्स्ट रो में आई जे के लिख दो, सेकंड रो में ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स a1 a2 a3, आई जे के कोफिशिएंट्स मतलब, और फिर b1 b2 b3।
और डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर देना, तो ये ए क्रॉस बी आ जाएगा। ध्यान रखना है ये एक वेक्टर आएगा, लेट से आर वेक्टर। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा। अब इसकी खास बात क्या होती है, ये जो a प्लस बी की वैल्यू आर वेक्टर है, ये आर वेक्टर परपेंडिकुलर होता है टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आता है वो इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड होता है। आप ये नोट करो जल्दी से, मैं पेज चेंज करूंगा। सर नोटेड। ओके ओके। अब इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें आपको एक एप्लीकेशन करनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल जैसे मान लो 3D स्पेस में ट्राइंगल है, सपोज करते हैं ये ऐसे दिया हुआ है ट्राइंगल, तो यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, किसी भी दो साइड को वेक्टर फॉर्म में लेके आना है। वेक्टर फॉर्म डायरेक्शन आपकी मर्जी होती है, जैसे आपने बना लिया एक ए बी वैक्टर, एक आपने बना लिया सपोज करो ए सी वैक्टर। कोई भी डायरेक्शन ले सकते हो, मैं ए बी बना रहा हूँ आप बी ले सकते हो, मैं ए सी बना रहा हूँ आप सी ले सकते हो, आप एक ए बी और एक सी बी ले सकते हो किसी भी फॉर्म में। ए बी के लिए क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और एसी के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। उसके बाद जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो होगा ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड और इनटू हाफ। एंड उतारते जाना फटाफट से। सिमिलरली ये आपका पैरेललोग्राम मान लेते हैं, ए बी सी डी, ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम के एरिया में बस आपको क्या करना है, दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर बनाने हैं। सपोज करो एक ए बी वेक्टर बनाया आपने और एक आपने बी सी वेक्टर बनाया, एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग, डायरेक्शन मर्जी आपकी, और फिर इसका मैग्नीट्यूड। हाफ नहीं आएगा बस इसमें। इसमें एक और फॉर्मूला भी होता है, मान लो हम इसके डायगोनल ज्वाइन कर लें, ये एक डायगोनल हो गया और एक ये दूसरा डायगोनल हो गया। अब आपको डायगोनल के अलोंग दो वेक्टर दे दी जाए, फॉर एग्जांपल एक d1 और एक d2, तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे, इसमें हाफ आ जाएगा और दोनों डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आएगा। ये नोटेड। यस सर। ओके, एक और बचा है फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी ध्यान रखना है स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका स्क्वायर। अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम कर दें तो ये होता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस दोनों के फॉर्मूले यूज हो जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में इसके क्वेश्चन कई बार देखे भी गए। क्योंकि जब मैं कल क्लास रखूंगा ना तो मैं ये फॉर्मुलेस नहीं दिखाऊंगा ना, फिर आपको ये फॉर्मुले आप याद करके आना तो क्वेश्चन कर लेंगे सीधा सीधा। कुछ क्वेश्चन आपको भी करवाऊंगा। ओके, यस सर। तो पहले मैं आपको जनरल क्वेश्चंस करवाता हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे अभी हम। जनरल क्वेश्चंस, तो आपका पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड अ वेक्टर, एनसीईआरटी के हैं, मैं नंबर नहीं बता रहा, आप लिखते जाओ। फाइंड अ वेक्टर in the direction of the vector, find a vector in the direction of the vector, और वेक्टर है आपका 5 माइनस जे प्लस 2k। इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालना है आपको, which has magnitude 8 units।
which has magnitude 8 units। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। तो सीधा देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है। So 8 into unit vector. हाँ, यहाँ पे आप सीधा लिखना रिक्वायर्ड वेक्टर, सीधा यही लिखना है। जो भी वेक्टर दिया आएगा पहले इसको बनाएंगे यूनिट वेक्टर। उसका मेथड क्या होता है, इसको डिवाइड दिखा देना इसी के मैग्नीट्यूड से। और कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, ये बन गया यूनिट वेक्टर। अब आपको चाहिए 8 यूनिट, तो इसको मल्टीप्लाई दिखा देना 8 से। तो सीधा आंसर हो गया आपका 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये आपका हो गया 26 और 4 √30 यूनिट्स, √30। इसको ऐसे ही छोड़ देना, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये आंसर हो गया। ऑलराइट, ये 1 मार्क क्वेश्चन हो गया। सर आई कैप जे और के अलग अलग सेपरेट करने की जरूरत है? मर्जी होती है, कोई कंपलसरी नहीं होता। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा कंपलसरी लॉ नहीं है कि इसको ऐसे ही लिखना चाहिए। ये ऐसे आपकी मर्जी है, आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, चिंता मत करो। ओके सर। ये ऐसे लिख लो, चाहे एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से लिखो। Find the unit vector, again from NCERT. Find the unit vector in the direction of PQ vector. Find the unit vector किसकी डायरेक्शन में, in the direction of PQ vector। अब लेकिन आपको PQ वेक्टर खुद बनाना पड़ेगा। इसमें P पॉइंट दिया हुआ है, नोट कर लो 1 2 3, और Q दिया हुआ है 4 5 6। ठीक है, तो पहले आपको PQ वेक्टर फ्रेम करना है, फिर उसकी डायरेक्शन में बना देना है एक यूनिट वेक्टर। जल्दी से कर दो जरा। PQ वेक्टर कैसे बनाओगे पहले वो दिखा देना कि आप PQ वेक्टर बनाने के लिए क्या कर रहे हो। OQ minus OQ. हाँ, ये ऐसे लिख देना, फिर माइनस डायरेक्ट कर देना। तो Q में से P पॉइंट के माइनस कर दो कोऑर्डिनेट्स, और सीधा IJ के लिख दो साथ में। तो ये भी 1 मार्क्स का है, 0.5 मिलेगा इसमें आपको PQ वेक्टर बनाने का। हो गया। ये बन गया PQ वेक्टर 3i + 3j + 3k। फिर यहाँ पे लिख दो आप रिक्वायर्ड वेक्टर। भाई जो वेक्टर चाहिए वो कैसे निकलेगा, अब इसी वेक्टर को डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मैग्नीट्यूड आएगा √9 + 9 + 9। ये हो जाएगा 3i + 3j एंड +3k डिवाइडेड बाय √27, जिसकी वैल्यू होती है 3√3। अब आपको दिख रहा है भी 3 कॉमन लेके 3 कैंसिल हो रहा है, तो कर दो, वहां पे क्यों छोड़ना फिर आंसर को। ये बेटर आंसर होगा। देखो i + j + k डिवाइडेड बाय √3, उस डिवाइड बाय √3 को आप ऐसे लिख दो, वो तो एक ही बात है। ये ऐसे लिख दो आंसर, ये वेक्टर है। डन। Yes, sir. ओके, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर। इसमें आपका वही आ जाएगा प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, और ए वेक्टर आप लिख लो गिवन है 2i 3j + 2k। इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन बी वेक्टर, और बी वेक्टर गिवन है i + 2j + k। ठीक है, तो आप क्योंकि आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो तो फॉर्मूला जरूर शो करना। यहाँ लिखना प्रोजेक्शन, फॉर्मूले शो करने के कहीं ना कहीं मार्क्स होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब फटाफट से यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लो अपने आप। बड़ा सिंपल होता है, याद है ना कैसे करते हैं। आई का कोफिशिएंट सीधा आई वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई, 2 + 6 + 2 एंड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 + 4 + 1, 10/√6 आंसर। ठीक है सिद्धार्थ, ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया।
10/√6. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड, ये सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से दे रहा हूं मैं आपको. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये निकालना है. और इसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको 2 दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 दिया हुआ है, और ए डॉट बी भी दिया हुआ है. ये लो, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ए डॉट बी 4 दिया हुआ है. फटाफट से निकालो, आइडेंटिटी लगाओ, सीधा भी लिखवाई है मैंने आपको. आइडेंटिटी लगा के फटाफट से फाइंड आउट कर दो. डायरेक्ट आइडेंटिटी है. हो गया. सर स्क्वायर कितना आ रहा है आंसर? ये डायरेक्ट लगाओ ना, ये वाली एंटिटी, बस वैल्यू तो पुट करनी है. ये 4 प्लस ये 9 माइनस ये 8 ये 5, तो आपका जो a माइनस बी का मॉडस है वो हो गया √5. ले लो. कितनी देर लगी? कुछ सेकंड्स. √21 क्यों? हाँ नहीं ठीक है ठीक है, मेरा तो ठीक है. आप अपना देखो भाई, माइनस ही तो आएगा भाई. माइनस वाली एंटिटी लगा दो ना, तो यहाँ माइनस आएगा ना. मेरे ख्याल से आपने प्लस कर दिया, इसलिए आपका √21 आ रहा होगा. 5 बचेगा ना, क्योंकि -2 a डॉट बी होता है ना माइनस एंटिटी में. तो डन. Yes, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पहले लिख लो, एक ए वेक्टर दिया हुआ है एनसीईआरटी का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2i + 2j + 3k. एक बी वेक्टर लिख लो, ये दिया हुआ है -i + 2j + k. एक सी दिया हुआ है 3i + j are such that a + लैम्डा b वेक्टर परपेंडिकुलर है सी वेक्टर पे. तो आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है. अब से बताओ, अब यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा, डॉट है क्रॉस है, तो इसना बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोलता है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं. और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं अगर, तो हम एक ही चीज करते हैं हमेशा. क्या करते हैं? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो Dot product 0. इनका डॉट प्रोडक्ट 0. करेक्ट. ये लिखा एक ब्रैकेट में, डॉट में लिखा सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0. इसको ना देखो ऐसे कर लो, इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये ऐसे बन जाएगा a डॉट सी, और लैम्डा के साथ इसको बना दो b डॉट सी. ये ऐसे ज्यादा आसान रहेगा. अब यहाँ पे निकालो a और c का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे निकालो b और c का डॉट प्रोडक्ट, और फटाफट से लैम्डा निकाल दो. ये 2 मार्क क्वेश्चन हो सकता है. ये 2 मार्क के लिए हो सकता है, जल्दी से निकालो. ए और सी का डॉट प्लस लैम्डा के साथ बी और सी का डॉट. आ रहा है किसी का आंसर कुछ? Sir, 8. 8 आ रहा है. बी और सी का डॉट कितना आया? -1 आया क्या? 8 आ रहा है. Yes, sir. लिख लेते हैं. बी और सी के डॉट में आएगा -3 एंड +2. ठीक है जी, बिल्कुल 8 आंसर आएगा इसका, क्योंकि ये 8 हो जाएगा, ये माइनस लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू 8 हो जाएगी. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंगल ABC. आपको एक एंगल फाइंड आउट करना है ABC. उसमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1 2 3. B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 0 0, और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 1 2. ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. तो जैसे एक ट्राइंगल है मान लेते हैं ये, ठीक है,
ये हमने एक ट्रायंगल बना दिया, टीचर को दिखा भी दिया बना के, ऐसी रफली ना ऐसी बना के दिखा दिया, और इसको मार्क कर दिया ए, इसको मार्क कर दिया बी, इसको मार्क कर दिया सी। अब एंगल कौन सा निकालना है? ये वाला निकालना है। तो अगर ये एंगल निकालना है तो यहाँ से आपको दो वेक्टर बनाने हैं। एक आप बनाओगे बी ए वैक्टर, बी से ए की डायरेक्शन में जाता हुआ, एक आप बनाओगे बी सी वैक्टर, बी टू सी डायरेक्शन में जाता हुआ। और डायरेक्शन उल्टा भी कर सकते हो, आप सी बी और ए बी बना सकते हो, वो हमारी चॉइस है। तो बी ए के लिए क्या लिखोगे आप? यहाँ लिखोगे ओ ए माइनस ओ बी, ये माइनस करो, और बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, ये माइनस करो। उसके बाद लिखो कॉस थीटा, थीटा आप यहाँ पे फिगर में शो कर दिया, टीचर देख लेंगे कि आपने एंगल एबीसी को थीटा नाम दिया है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी ए वैक्टर डॉट बी सी वैक्टर, और अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग। चलिए जल्दी से वैल्यू पुट करिए, थीटा बताना मुझे, ठीक है? हाँ महेश ठीक है, मैंने भी देखा चैट का आंसर 80 आ रहा है। वो जो मैंने आपको क्वेश्चंस की एक फाइल भेजी थी ना, उसको प्रिंट आउट निकलवा दो, बेटर होगा। और एक ही क्वेश्चन करते करते टिक करते जाओ अपने इसको, क्योंकि अब बुक खोलते हैं तो मान लो बुक खोलते हैं तो पता नहीं चलता अरे कौन सा क्वेश्चन करें कौन सा छोड़ें, सारे करें या सारे सारे छोड़े, पता नहीं चलता, कंफ्यूज जाते हैं बच्चे। तो मैंने इसमें वो, और वो काफी जो पुराने टीचर्स हैं ना उनसे मंगवाई है फाइल, यहाँ के नहीं टीचर्स, वो बाहर के टीचर्स हैं। एटलीस्ट हम उतने लेवल पे कर सकते हैं। जल्दी से बताओ इसका आंसर फास्ट। पर मोस्ट ऑफली में, अरे हाँ मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा था ना, ऑफलाइन क्लास में से ले पा रहा कि वो जो शालीमार गार्डन में क्लास लेता था वहाँ पे वाईफाई हटवा दिया है सर ने, पता नहीं क्यों वाईफाई हटवा दिया, वहाँ पे वाईफाई नहीं है। अब या तो मैं, और अच्छा उधर राजेंद्र नगर वाली ब्रांच में जाता हूँ तो वहाँ रूम नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि नई क्लासेस स्टार्ट हो गई, सब टीचर सब नई क्लास ले रहे होते हैं। यहाँ पे रूम अवेलेबल है, 5 से 6 खाली होता है, लेकिन वाईफाई नहीं है। अब बिना वाईफाई की क्लास हो ही नहीं सकती। मैं हॉटस्पॉट भी चलाऊंगा तो पता चला वो फिर वो फ्लक्चुएट करता है नेट, आवाज आ रही है नहीं आ रही, कई बार वीडियो नहीं होती, ये प्रॉब्लम आ रही है मेरे साथ। तो कल देखता हूँ कोई क्लास वहाँ खाली मिलेगी तो वहाँ लूंगा फिर मैं, क्योंकि वहाँ पे वाईफाई है, वहाँ से क्लास हो सकती है। आपको उसमें कल ही बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास बंद कर दी ना क्योंकि अब सारा ऑफलाइन आ गया है, आप ही की चल रही है बस ऑनलाइन। हाँ जी बताओ बच्चों, इसका आंसर किसी का आ गया तो मुझे बता दो। बी वेक्टर बन गया, वैसे बी में से माइनस हो गया, सॉरी ए में से बी, क्या रहा होगा 2y प्लस 2j एंड प्लस 3k, ये ए बी बी ए वेक्टर आ रहा होगा, और सी में से बी माइनस करना तो ये आ रहा होगा आई प्लस जे एंड प्लस 2k। तो जल्दी रिस्पॉन्ड करो, आंसर बताओ ना मेरे को। सर 10/√102। एक मिनट, क्वेश्चन है। हाँ तो आप ना आंसर उसमें लिखना, फिर ये इनवर्स में आएगा फिर आंसर। यस सर। थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स tan अपॉन √102, ये आएगा इसका आंसर। अगर आप सारे फॉर्मूले भी याद रखते हो ना तो क्वेश्चन काफी हो जाते हैं सॉल्व। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं वो अलग बात है। cos इनवर्स tan अपॉन √17 into √6, ठीक है मैं इस आंसर में समझ गया। एक और कर रहे हैं बस, एक और लिखो। देखो अगर आपको ना जैसे 3 पॉइंट दे दें वो, फॉर एग्जांपल एक दे दिया 1 to 7, एक दे दिया, ये ना एनसीईआरटी में 2-3 जगह क्वेश्चन है यही वाला, मतलब पॉइंट चेंज कर रखे हैं, और एक ये सी पॉइंट दे दिया, और आपको कहा यूजिंग वेक्टर्स शो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर, लेकिन वेक्टर यूज करके शो करो। यूजिंग वेक्टर्स पॉइंट्स आर कोलिनियर,
ठीक है, तो ये कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे? वेक्टर्स की हेल्प से पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए काम करना। देखो आप फटाफट से ना 3 वेक्टर बनाना, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, ए बी बी सी सी, ये 3 बनाने हैं, आपकी मर्जी, जैसे मर्जी बना लो। मैं बनाऊंगा एक ए बी, एक मैं बना लेता हूँ चलो बी सी, एक बना लेता हूँ मैं चलो ए सी। ठीक है, डायरेक्शन कोई भी ले लेना थी। ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए, बी सी के लिए ओ सी माइनस ओ बी, और ए सी के लिए ओ सी माइनस ओ ए। अब बी में से माइनस किया, आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप। बीसी के लिए सी में से बी माइनस किया, आई कैप प्लस 4 जे कैप और -1 -3 माइनस 4 के कैप। और एसी के लिए सी में से ए माइनस किया, 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप और -8 के कैप। ठीक है, फिर यहीं पे इनके मैग्नीट्यूड्स निकाल देना। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट में आएगा 16 + 16 32, 32 + 1 ये तो आएगा अंडर रूट 33। फिर निकाल देना बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये भी वही आएगा अंडर रूट 33 आएगा, ये भी सेम आएगा। और फिर निकालना एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आएगा 64 64 और 4, 64 64 128 128 और 4 132। और 132 को आप ऐसे लिख सकते हो। लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये था बेटा, cos इनवर्स tan अपॉन अंडर रूट 102, ये जो थीटा एंगल आ रहा था। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, ये 3 पॉइंट है, शो करना है वेक्टर से कोलिनियर है। तो क्या करा हमने, 3 वेक्टर बनाए, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, अलग अलग ले सकते हो। मैंने एक AB बना दिया, एक BC और एक AC बना दिया। OB माइनस OA, OC माइनस OB, OC माइनस OA करके 3 वेक्टर बनाए और तीनों के मैग्नीट्यूड निकाल दिए। इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है अंडर रूट 33, अंडर रूट 33, और इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 अंडर रूट 33। देखो 132 का एलसीएम लेंगे ना अगर हम, 2 से गया 6। सर वो तो 2 कॉमन लेके वो सेम ही था। हाँ, अब होगा क्या, इन 3 डिस्टेंसेस में ये 3 लेंथ हो गई, 3 वेक्टर की लेंथ है, इसमें जो एसी वेक्टर की लेंथ है वो इक्वल आ रही है AB और BC वेक्टर की लेंथ के सम पे। मतलब 2 डिस्टेंस का सम अगर तीसरे डिस्टेंस के इक्वल होता है, हम 10th क्लास में भी करते थे, 2 पॉइंट के मतलब दो सेगमेंट है, उनका डिस्टेंसेस का सम एक तीसरे के इक्वल आ जाए अगर, तो इसका मतलब पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट्स कोलिनियर है, क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं है, ट्रायंगल बना होता तो कभी पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये मान लो आपकी एक लाइन सेगमेंट है, ये ए से बी है और ये सी है। ए बी डिस्टेंस सपोज करो ये 2 यूनिट आया, ये 3 यूनिट आया और ये पूरा 5 यूनिट आया, तो ये तभी हो सकता है जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर आएंगे। तो हमारे साथ यही हो रहा है, एक का रूट 33 है, दूसरे का रूट 33 है, तीसरे का ट्वाइस रूट 33 है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं। बस ये वेक्टर से ऐसे शो करना होगा। डन? यस सर। चलिए, तो कल मैं कोशिश करूंगा ऑफलाइन क्लास रखने की, गांधी नगर में क्लास लूंगा, बुला लूंगा आप लोग को, जो आना चाहे आ जाना, हाइब्रिड होगा। ठीक है, ओके सर। ओके जी, चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके जी, गुड डे।